एनर्जी में सबसे पहली जो डेफिनेशन होती है डेट इज कॉल्ड वर्क। वर्क कहते किसको है, टार्क कहते किसको है। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है बच्चों। इस डायग्राम में मैंने ये दिखाया है कि 8m द्रव्यमान की एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अरा तो ये हमारा कोई पिंड हो गया जिसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, m है। और ये जो पिंड है, ये पिंड को हम लोग पीछे से धक्का लगाते हैं, अर्थात पीछे से बल लगाते हैं। कई बार हम लोग पीछे से भी बल लगाते हैं और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक तिरछा फोर्स लगाते हैं। तो मान लीजिए इस पे इसको खींचने के लिए मैंने इस तरह से एक तिरछा फोर्स लगाया बच्चों। ये जो फोर्स है, ये फोर्स मैंने F बोल दिया और इस F का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया बच्चों। अगर मैं इस F के दो कंपोनेंट कर दूं तो मेरे भाई आप सबको समझ में आ रहा होगा, इसका पहला कंपोनेंट जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो अगर मैं इसके F के दो कंपोनेंट करता हूं तो ये कंपोनेंट हमारा हो जाएगा F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, F sin थीटा। ध्यान से सुनते रहना कायदे के साथ। तो आप ये बताओ इस पिंड को आगे खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो कह देना इस पिंड को आगे खींचने के लिए मेरे भाई F cos थीटा ही तो रिस्पॉन्सिबल है। इस पिंड को कौन आगे खींच रहा है, F cos थीटा ही तो आगे खींच रहा है। अच्छा बच्चों, आगे खींचने के साथ साथ मैं ये बोल दूं कि अगर इस पिंड का जो विस्थापन है ना, अगर इस पिंड का जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोल देता हूं, डी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, डी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टार्क कितना हुआ, तो ध्यान रखना वर्क का मतलब क्या होता है सर, वर्क का मतलब होता है आगे की डायरेक्शन में लगाया गया बल, ओके, और इनटू विस्थापन। तो बल और बल की दिशा में विस्थापन, मैं फिर से बोल रहा हूं, बल लेना है नो डाउट, लेकिन बल के साथ क्या लेना है, बल की दिशा में विस्थापन। तो आपको मैं फिर से बता दूं डेफिनेशन, अगर कोई पूछे कि भैया टार्क की परिभाषा क्या होती है, तो टार्क का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप बल लीजिए, लेकिन जो विस्थापन लेना है वो हमेशा बल की दिशा का विस्थापन लेना, बल की दिशा में विस्थापन। तो जब इन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई होता है तो ही हमारा वर्क डन निकलता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है सर, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये दोनों की दिशा सेम होनी चाहिए, आप ऐसा समझो बच्चों। अगर मैं यहां से W बराबर पूछूं तो आप सीधा सीधा कहना कि आगे की ओर बल जो काम कर रहा है वो F cos थीटा हो गया, और F cos थीटा हो गया बच्चों, उसी की ओर विस्थापन हमारा D हो गया। कितना हो गया, D हो गया। इसीलिए टार्क के फॉर्मूले को कई बार हम लोग F इंटू डी, बच्चों आगे हम लोग cos थीटा लगा दे तो FD cos थीटा, ये हमारे टार्क का फॉर्मूला आ गया, W बराबर FD cos थीटा, W बराबर FD cos थीटा। बच्चों यहां पर अगर कोई पूछे कि थीटा क्या है, बच्चों ये जो थीटा है ना, ये F और D के बीच का एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, F और D के बीच का कोण, F और D के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग थीटा के नाम से जाना जाता है, थीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो W का एक सिंपल फॉर्मूला आ गया FD cos थीटा, या बल और बल की दिशा में जो विस्थापन आएगा दैट इज कॉल्ड वर्क डन। बच्चों इसका ना एक वेक्टर फॉर्म भी होता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म की मैं बात करता हूं तो W का वेक्टर फॉर्म होता है कि कार का मतलब होता है बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। देखो बच्चों बल और विस्थापन, बल और विस्थापन ये दोनों सदिश राशियां होती है। बल और विस्थापन कैसी राशियां होती है, सदिश। लेकिन W कार कैसा राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बल और विस्थापन अगर आपने डॉट प्रोडक्ट करा दिया तो भी हमें क्या मिल जाएगा, टार मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला भी। बाकी आप सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है A डॉट B का मतलब होता है AB cos थीटा। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो वापस से वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसके बाद ना इसके हमें मात्रक के बारे में जानना चाहिए क्योंकि मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी कभी हम लोग टार के बारे में जानते हैं कि टार हमारी कैसी राशि होती है, तो कह देना टार हमारी एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी में काउंट होती है। कैसी राशि होती है, अदिश, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, है ना बच्चों। अगर मैं टार की SI यूनिट की बात करता हूं, SI यूनिट की, तो याद रखना इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर। बल और विस्थापन न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। तो टार की SI यूनिट ध्यान रखना जूल या न्यूटन मीटर होती है। जबकि अगर मैं इसकी CGS यूनिट पूछूं कि CGS यूनिट क्या हो जाएगी,
तो बच्चों न्यूटन की जगह पर हो जाएगा डाइन, और मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, तो कह मीटर की जगह पे हो जाएगा मेरे भाई सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर, जिसको आप लोग एटॉन नाम से भी जानते हैं, अर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ग। तो जूल और अर्ग, ध्यान रखना ये दोनों के दोनों हमारी कहीं ना कहीं वर्क की यूनिट होती है। बस एसआई यूनिट ध्यान रखना जूल होती है, और अर्ग हमारी सीजीएस यूनिट होती है। बच्चों एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 8 जूल में कितना अर्ग होता है, तो कह देना 8 जूल में मेरे दोस्त, 1 जूल में ध्यान रखना कितना अर्ग होता है, तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो कह देना 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, बताइए जल्दी बताइए, दोनों बात सबको क्लियर हो गई ना? फटाफट बताओ। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और आपके एग्जामों में पूछे जाने लगा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जिस तरीके से जूल, जिस तरीके से अर्ग है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारे एनर्जी या चार्ज का मात्रक होता है। बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करता हूं, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ध्यान रखना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ईवी सो करते 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारे चार्ज या एनर्जी की यूनिट होती है, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हमारा जूल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, यह हमारे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। इस बात सबको आप सब लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, तो आप बेसिक बातें एकदम क्लियर हो रही। बल और विस्थापन के बीच का कोड दिया हो, FD cos थीटा दिया हो या F.D हो, डॉट प्रोडक्ट आप सब लोगों को मेरे दोस्त निकालना आना चाहिए। अभी मैं सिखा भी दूंगा, कैसे निकाला जाता है। फिर जब हम इसकी और फर्दर एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो हम लोगों को कुछ बातें और समझनी है, जिसपे हमारे एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों अभी अभी देखो, मैंने टार का फॉर्मूला क्या बताया सर? टार का फॉर्मूला बताया F/D, और आगे बताइए क्या बताया, cos थीटा। मेरे भाई यहां पर हम लोगों के 3 तरह के टेस्ट बनते हैं। कितने तरह के टेस्ट बनते हैं बच्चों? 3 तरह के टेस्ट बनते हैं। ध्यान सुना बच्चों, इसमें जो पहला टेस्ट बनता है वो थीटा बराबर 0 डिग्री का बनता है। दूसरा जो टेस्ट बनता है वो थीटा बराबर 90 डिग्री का बनता है बच्चों। और जब भी कभी थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, तो ध्यान रखना उस समय भी हमारा टेस्ट बनता है। 3 टेस्ट बनते हैं, थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180। बच्चों थीटा अगर 90 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछा जाता है। अगर थीटा 90 डिग्री है, तो cos 90 होता है 0। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा वर्क डन होगा वो 0 होगा। जब भी कभी, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, जब भी कभी थीटा 90 होगा, हमेशा TR 0 होगा। ओके, अच्छा बच्चों अगर इसको हम लोग ऐसा लिखते, थीटा 0 ना लिखते, इसको ऐसा लिखते, थीटा 90 से कम है, ऐसा लिखिए। ये थीटा अगर 90 से कम है, तो cos अगर 90 से कम है, तो हमेशा वर्क डन कैसा होता है? पॉजिटिव। बच्चों अगर cos की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो वर्क डन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना? पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा पूछा जाता है। और अगर थीटा 180 ना लिखकर इसे 90 से ज्यादा लिखिए। थीटा अगर बच्चों 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा, तो आपको पता है कि cos की वैल्यू जब भी कभी 90 से ज्यादा होती है, तो हमेशा वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इस वाली कंडीशन में ध्यान रखना, जो भी वर्क डन आएगा मेरे दोस्त, वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन कब 0 है? थीटा अगर 90 है तो वर्क डन 0, थीटा 90 से कम है तो वर्क डन पॉजिटिव, थीटा 90 से ज्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव। इतनी बात सबको क्लियर हो रही नहीं? क्लियर हो रही? बोलो भाई। ठीक है बच्चों, पिछली बार हम लोगों का जब ये सवाल आया था टेक्नीशियन RRB ALP CBD 2 में, बाकी सारे सवाल लग जाओगे। मैं थोड़ा ये वाले सवाल की देखो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। कई सारे बच्चों ने, इवन कई सारे टीचरों ने इस सवाल पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था, जबकि ये वाला सवाल गलत है, नहीं सही है। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, जब 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज रेखा के दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि 50 किलोग्राम का एक वस्तु है, और इसको क्षैतिज रेखा में हम एक बिंदु से कहां ले जाते हैं? दूसरे बिंदु की ओर ले जाते हैं। सर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले रहे, ऐसे ले रहे, ऐसे ले रहे, ऐसे ले रहे। तो बोला जा रहा है कि वस्तु द्वारा वस्तु पर
गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना टार्क किया जाएगा, यही तो है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना टार्क किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसमें यह सोचा कि हम लोग हॉरिजॉन्टल दिशा में चल रहे हैं तो टार तो होगा ही होगा, तो उन्होंने टार का आंसर लगाना कोशिश किया। लेकिन भाई आप ऐसा समझो कि भले ही चाहे वस्तु हॉरिजॉन्टल दिशा में चल रही है, लेकिन जो टार आपसे पूछा जा रहा है वो किसके द्वारा किया गया टार पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया टार पूछा जा रहा है। और गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है, नीचे। तो बच्चों अगर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है, विस्थापन तुम्हारा आगे हो रहा है, तो आप बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। और जब भी बीच का एंगल 90 होता है तो टीयर टार हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। ओके, तो ये बाकी सवाल सॉल्व कर लेना, वो टेंशन वाली बात रही है। लेकिन मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये 3 कंडीशन बड़ी जरूरी है कि अगर थीटा 90 है तो वर्क डन 0, थीटा 90 से कम है तो वर्क डन पॉजिटिव, थीटा 90 से ज्यादा है तो वर्क डन हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाइए, इसी पर मेरा स्पेशल डिस्कशन भी इसी पर है। जैसे कि मान लीजिए आप सब लोग कई बार देखते हो स्टेशन पे जाते हो, नहीं जाते, तो स्टेशन पे कुली अपना जो सामान है वो सामान लेके आगे बढ़ता है। तो मान लेते हैं थोड़ी देख लिए कि ये हमारा ये क्या है, तो कह देते हैं ये हमारा कुली है। ओके, तो कुली ने अपने सर के ऊपर कोई सामान लिया, मान लीजिए इसने सर के ऊपर एक बेड लिया और ये बेड लेके आगे बढ़ रहा है, तो बताओ टीयर टार क्या होगा। कई बार क्या होता है कि जो भी कुली होते हैं बच्चों, वो कुली ना है वो प्लेटफॉर्म में अपने सर पे सामान लेकर नीचे की ओर उतरते हैं। तो मान लीजिए ये कुली ऐसे नीचे की ओर उतर रहा है, तो बताओ टार हमारा पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव। और कई बार वो क्या करते हैं कि जो भी कुली होते हैं बच्चों, वो अपने सर पे सामान रखकर प्लेटफॉर्म पे कहां, तो कह देना वो हमारे पास प्लेटफॉर्म में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जैसे कि ये सामान रखा है ऐसे, और सामान रखने के बाद ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है ऐसे, तो बताओ टीयर टार क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, इन तीनों कंडीशन से ही पूरी एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो जाएगी, पूरी एक्सप्लेनेशन। बच्चों मान लेते हैं थोड़ी देख लिए कि ये हमारा कोई भार है और आप सबको ये बात पता है कि जो भी भार होता है वो कहां की ओर काम करता है, नीचे की ओर। तो इसका भार कहां की ओर काम करेगा, नीचे, mg। और विस्थापन आगे की ओर हो रहा है, तो 20 एंगल कितना हो रहा है, 90, 20 एंगल 90। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब भी कभी 20 एंगल 90 होगा तो उस समय टीयर टार हमारा 0 होगा ना, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि mg नीचे, विस्थापन आगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप किसी सामान को, कोई भी सामान ले लो, जैसे कि मैं ये बोतल ली हूं, मैं इस बोतल को लेकर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो इस बोतल के भार द्वारा जो टीयर टार होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि भार आगे की ओर चल रहा है और भार नीचे की ओर बल लग रहा है ना, विस्थापन आगे की ओर, बल नीचे की ओर। लेकिन आगे इसकी कहानी करते हैं, तो बच्चों यहां जरा गौर से देखिए, तो ये हमारा विस्थापन ही डायरेक्शन हो रही, क्योंकि नीचे आ रहा है। और बल की डायरेक्शन की बात करेंगे तो बल की डायरेक्शन तो वर्टिकल होगी ना, वर्टिकल। तो बताओ थीटा हमारा यहां कैसा हो जाएगा, तो सर थीटा हमारा यहां पर देख लीजिए 90 डिग्री से कम है। और जब भी कभी थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क डन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव। तो जब किसी भार को लेके आप नीचे की ओर उतरते हो, है ना, नीचे की ओर आते हो, तो टीयर टार हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। पिछली बार जब ग्रुप डी 2018 का पेपर आया था तो इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। जैसे कह देगा कि आप 2 किलोग्राम की किसी वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जा रहे हो, बताओ टीयर टार कितना। तो बहुत सारे बच्चे उस वाले केस में 2 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, जी का मल्टीप्लाई, जी की वैल्यू 10 और 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो आंसर के तौर पे वो लोग 200 तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब इसके बाद इसमें प्लस लगाना होता है या इसमें माइनस लगाना होता है, जैसे 8 ऑप्शन हो गया प्लस 200 और 8 ऑप्शन हो गया माइनस 200, तो कैसे सही करोगे। तो वहां पर हमें समझना पड़ेगा कि कब हमें टार को प्लस बताना है, कब हमें टार को माइनस बताना। तो नीचे लाते समय वस्तु तो नीचे, अगर वस्तु नीचे आ रही तो टीयर टार पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यही वस्तु ऊपर जा रही होती, तो बच्चों ऊपर जा रही होती तो ये हमारा विस्थापन की डायरेक्शन हो रही, और आप सबको पता है बल की डायरेक्शन नीचे साइड होती है, mg, है ना। तो बल की डायरेक्शन नीचे साइड होती है, mg। तो आप मुझे बताओ टीयर ये एंगल कितना है, 90 से ज्यादा, और 90 से ज्यादा है बच्चों, तो टीयर टार हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, टीयर टार नेगेटिव, टीयर टार नेगेटिव।
ओके, तो आप ये बताओ, ये स्पेशल केस लिया ऑर्डर, यही 3 केस है जो आपको समझना है। अगर तुम किसी वस्तु को हाथ में लेकर क्षैतिज दिशा में चल रहे हो तो टी एट आर 0, वस्तु को नीचे ला रहे हो तो टी एट आर पॉजिटिव, वस्तु को ऊपर ले जा रहे हो तो टी एट आर नेगेटिव। बोलो भाई, तो वर्क डन के बारे में कब पॉजिटिव बताना है, कब नेगेटिव बताना है, कहानी क्लियर हो रही, कब 0 बताना है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अरे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अब आपको मैं ये समझाने जा रहा हूं कि सर हम लोग वर्क फॉर वेरिएबल फोर्स कैसे डालते हैं। ओके, ये सब थ्योरी कहां से आई थोड़ा बताइए बच्चों। ये जो कॉन्सेप्ट पूछा गया था आपने देखा होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क फॉर वेरिएबल फोर्स पूछा गया। ये देखिए, देखा, द वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स, और ये आंसर हमारा सही किया गया है। ऊपर वाला आंसर सही नहीं किया गया है, तो कुछ तो अंदर होगा ना जो आपको समझना है। तो वर्क फॉर वेरिएबल फोर्स का पहले मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, ये थ्योरी आई कैसे। बच्चों एक बात मुझे सब लोग बताओ, जैसे मैं सिंपली तुमसे कह दूं कि एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल नंबर 01, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि बल की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन है, विस्थापन तुम्हारा 2 मीटर है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। और आपसे अगर ये मैं पूछूं कि कार्य कितना हो जाएगा, तो मुझे लगता है गांव का समोसे लाल भी बता देगा कि एफ डी कॉस थीटा लगा दीजिए, एफ की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 2, कॉस थीटा कॉस 60 8/2, और जैसी कॉस 60 की वैल्यू 8/2 रखी तो आंसर तुम्हारा 10 जूल आ गया। मतलब ये कहानी ऐसी है जो रेलवे में, है ना, मतलब बहुत बेकार से बेकार भी तैयारी कर रहा होगा वो भी ये सवाल को सॉल्व कर लेगा। ये बात सबको क्लियर है। लेकिन बच्चों मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट ना हुई तो, जैसे कि मैं कह दूं कि हमारा जो फोर्स है बच्चों वो लिखा हुआ है 2 + 3x, या फिर फोर्स हमारा लिखा हुआ है 2 + 2t या 2 + t लिखा हुआ है, टाइम के सापेक्ष लिखा है ना। यानी फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, फोर्स की वैल्यू टाइम पर डिपेंड कर रही है या फिर फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये जो 2 कंडीशन दिए गए बच्चों, ऐसी कंडीशन को ही हम लोग वेरिएबल फोर्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं सर, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तब इस कंडीशन में वर्क डन क्या होना चाहिए। तो इसमें इसका मतलब सर आपने अभी तक जो मुझे पढ़ाया, है ना, इसका मतलब आपने ये जो सर फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा मेरे भाई। सर ये फॉर्मूला हमारा तभी यूज होगा, इसकी एक शर्त हो रही कि जब हमारा बल कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा, तो ही तुम इस फॉर्मूले को यूज कर पाओगे एफ डी कॉस थीटा को, अन्यथा इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कंडीशन हो रही इसका। अब आगे सुनो, अब सर इस तरह के सवाल कैसे लगे बताओ जरा बच्चों। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम लोग 2 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर आपको वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन चाहिए तो पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज बल निकाल के विस्थापन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला फॉर्मूला एवरेज बल निकाल के विस्थापन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क डन निकालने का, इंटीग्रेशन f इंटू dx। तो कार्य का फॉर्मूला इंटीग्रेशन f इंटू dx से भी निकाल सकते हैं, एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं। हाँ सर ये क्या लकड़ी है, दोनों बताओ बच्चों। एवरेज फोर्स का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई चीज बदल रही है, तो बच्चों अगर बदल रही है तो उसका आप औसत निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, ये तभी लग सकता है जब भी बदलने का जो पैटर्न हो वो लीनियर हो। कैसा हो, लीनियर, रेखी हो। अगर बदलने का पैटर्न रेखी है तो आप लोग ये वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं। जबकि ये वाला जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये किसी भी कंडीशन में लग सकता है, इन एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो वो किसी में लग जाएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी लग पाएगा जब बदलने का जो पैटर्न हो वो कैसा हो, रेखी। रेखी का मतलब होता है कि पावर में 8 पावर हो, है ना। वेरिएबल का मतलब होता है हिंदी में बदलता हुआ बल। ओके, वेरिएबल का मतलब होता है बदलता हुआ बल। तो दोनों को मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे क्या करना है। मैं एक एग्जांपल भी देता हूं इसका। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने ये फॉर्मूला लेके आया हूं, ये सवाल लेके आया हूं, ये वाला एग्जांपल है।
बच्चों यहां पर अगर गौर से देखिए तो इन्होंने लिखा हुआ है कि सर बल की वैल्यू जो है वो x+4 है। अरे देखिए फिर लिखा है जब बल का मान है ना 2 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करता है तो T/18 2 मीटर का विस्थापन, इसका मतलब पहले विस्थापन रहा होगा 0, बाद में विस्थापन हो गया 2 मीटर। तो आपको बताना है कि वर्क डन क्या होना चाहिए, टार्क की वैल्यू आपको बतानी है, टार्क कितना होना चाहिए, यही तो बताना है। तो मैंने इसके कितने वेरिएबल थी बताया, तो बदलता हुआ बल। अब मैंने आपको कहा दो फॉर्मूला लगा सकते हो। बच्चों यहां पर जरा गौर से देखिए तो x में सिंगल पावर है, और जब भी कभी सिंगल पावर होती है तो हमेशा याद रखना जो भी परिवर्तन है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, रेखी होता है। तो इसको दोनों फॉर्मूले से लगा सकते हैं। बच्चों पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर मैं इसको पहले वाले नियम से लगाता हूं, फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले से मैंने क्या कहा था कि वर्क डन निकालना है तो एवरेज फोर्स इनटू क्या लगा दो सर, डिस्प्लेसमेंट, बस ये लगा दो। लेकिन एवरेज फोर्स कैसे निकले, तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बच्चों x बराबर जब 0 था तो आप बताइए बल कितना था, तो जैसे आप x बराबर 0 यहां रखेंगे बच्चों तो बल की वैल्यू देखिए 4 आ जाएगी। और x बराबर जब 2 था, 2, तो 2 यहां रखेंगे तो बल की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, तो जैसे ही बच्चों 2 यहां रखेंगे तो बल की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब बल तुम्हारे पास 4 है, बल हमारे पास 6 है, तो बताइए जल्दी से 4 और 6 दोनों का अगर मैं औसत बल पूछूं, दोनों का एवरेज बल क्या है, तो बच्चों जोड़ के आधा हो जाएगा 4 + 6/2, और 4 + 6/2 5 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। और यही रीजन है कि जब इसमें टार्क पूछा जाएगा तो आपको एवरेज बल के साथ 5 न्यूटन के साथ कितने का, 2 मीटर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारे पास 10 जूल इसका वर्क डन होगा, 10 जूल होगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया कब लगना है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप एक ही कंडीशन में लगा सकते हो जब यहां लीनियर इक्वेशन हो, अन्यथा नहीं है ना। आ जाइए बच्चों, इसके बाद ना आप लोगों को और भी बहुत सारे पॉइंट है, इसका सेकेंड केस से भी सॉल्व करके देखते हैं। याद करो इसका जो सेकेंड केस होता है, सेकेंड केस मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन क्या लगा दीजिए, f इंटू dx लगा दीजिए। बच्चों f की वैल्यू क्या है, तो f की वैल्यू है x+4, तो x+4 और इंटीग्रेशन में बताइए क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, हो जाए। अब आपको समाकलन आना चाहिए। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन आता होगा, नहीं आया है ना, 1 से 3 क्यों नहीं लिया, अरे सवाल में देखो ना क्या लिखा है, 2 ही मीटर तक तो लिखा है ना, 2 ही मीटर लिखा है। तो शुरुआती बल हमेशा हम लोग शुरुआती कंडीशन को 0 मान के चलेंगे। जब ऐसा ना दिया जाए ना कि शुरुआती कंडीशन कितनी है, तो वो ऑलवेज 0 शुड बी टेकन 0, या तो स्पेशली लिखा होता, बात समझे ना, आधे बात सुनो। तो जब नहीं दिया जाए तो हमेशा 0 से लेते चलेंगे। हाँ इधर आइए, तो मैंने कहा इंटीग्रेशन कर दीजिए, लेकिन इंटीग्रेशन बच्चों करते समय लिमिट भी लगाई जाती है, तो लिमिट हमारी x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर तक लगेगी। चलो भाई इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन बच्चों करेंगे तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, पावर में एक जोड़कर उतरे नीचे रखते हैं, और 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 4x, और जब इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से 2, तो कहना पहले ऊपर वाली 2 रखिए, बाद में 0 रखिए, चिन्ह बदल के। तो जब 2 रखेंगे तो यहां 2 का स्क्वायर/2 प्लस 4 × 2, और 0 रखने पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हालांकि चिन्ह बदल के रखा जाता है 0, जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, जहां माइनस है वहां प्लस कर दीजिए। तो आगे से कुछ भी नहीं मिलेगा, आगे से कुछ नहीं मिलेगा, तो यहां पर जो वर्क डन हो जाएगा 4 दूनी 8 + 2 10 जूल। देख लीजिए अभी भी वर्क डन हमारा कितना हो गया, 10 जूल आ गया। आपको ये वाला मेथड जो है थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं यही वाला मेथड सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही वाला है बच्चों। इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसकी तो कंडीशन हो रही ना, ये वाला मेथड आप तभी लगा पाओगे जब लीनियर इक्वेशन होगी, लेकिन ये वाला मेथड तो आप कभी भी लगाइए। बोलो बात सबको क्लियर है। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि हाई स्कूल तक ही फिजिक्स आती है तो इंटीग्रेशन कैसे आ जाएगा, इसीलिए मुझे उनको समझाने के लिए ये वाला मेथड बताना पड़ता है, क्योंकि ये वाला मेथड हाई स्कूल में दिया गया है,
ये वाला मेथड हाई स्कूल में दिया गया है, ठीक है। तो वर्ड फॉर वेरिएबल फोर्स आपको समझ में आ रहा है कैसे लगाते हैं। वापस से हम लोग वाली स्लाइड में आते हैं, तो ये वर्ड फॉर वेरिएबल फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों इसके लिए ना एक ग्राफ भी खींचना होगा। हम लोग अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने वाई एक्सिस में फोर्स ले लिया, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ले लिया, बच्चों अगर मैं इसके बीच ग्राफ खींच दूं तो याद रखना, जब भी कभी बल और विस्थापन के बीच, बच्चों बल और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो मेरे भाई इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, क्या स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप नहीं एरिया, माफ करना, एरिया स्लोप नहीं बोलना चाहिए, एरिया बोलना चाहिए। तो अगर आप लोग बल और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचते हो तो हमेशा ध्यान रखना, बल और विस्थापन के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो इस ग्राफ का एरिया आपको हमेशा क्या देता है, तो इस ग्राफ का एरिया हमेशा आपको वर्क डन देता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वाली क्लासों में भी बताया था। बच्चों एरिया का मतलब होता है वाई और एक्स का मल्टीप्लाई, तो वाई में बल, एक्स में विस्थापन, बल और विस्थापन का मल्टीप्लाई वर्क डन। ओके, एग्जाम में जो आता है वो दोनों आता है सौरभ सिंह। सौरभ सिंह देखो मैं दिखाऊं, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, लेट जुड़े हो रहे। जैसे कि आप लोग जरा डॉट से देखिए, है ना, कहां पर क्रॉस आता है, ये देखो, सिर्फ सिंपली फॉर्मूला पूछा गया था कि वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स पूछा गया है ना, W बराबर इंटीग्रेशन F इंटू डी एक्स, आया नहीं आया। और 2018 का पेपर में जब जाएंगे तो 2018 के पेपर में भी वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स पूछा गया है। एक जंजीर वाला सवाल आया था कि जंजीर है, उसका इतना हिस्सा लटका हुआ है टेबल पर, इतना हिस्सा रखा हुआ है, तो बताइए कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो अब बच्चों थोड़ा सा एरिया वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि जब हम लोग बल और विस्थापन के बीच का एरिया निकालते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है। तो कई बार डायरेक्ट सवाल ऐसे आएगा कि हमने एक ग्राफ दिखाया है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो बताओ कितना वर्क डन होगा। तो बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन में कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, सिर्फ अंदर का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, अंदर का एरिया। तो अंदर का जो एरिया होता है वो हमेशा बल और विस्थापन के लिए, बल और विस्थापन के लिए अंदर का जो एरिया होता है वो बच्चों वर्क डन होता है। तो अंदर का एरिया की बात करते हैं तो अंदर का एरिया तो त्रिभुज है, और त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 लंब जुड़े आधार, है ना। तो बच्चों आधार पहले तो लंब देखिए, पूरा लंब हो जाएगा, लंब की वैल्यू 10 न्यूटन है, और आधार की वैल्यू यहां से यहां तक पूरी हो जाएगी। जिसकी वैल्यू कितनी है सर, जिसकी वैल्यू 4 मीटर है। तो आप जैसे ही 1/2 लंब जुड़े आधार लगाएंगे त्रिभुज का एरिया, तो वर्क डन की वैल्यू जो है वो 20 जूल आप लोगों को पता चल जाएगी, 20 जूल पता। ठीक है, बताइए बात सबको क्लियर है। चलो कुछ और केस भी, जिसका एप्लीकेशन में रिवीजन हो गया हो वो भी फिर भी ये क्लास पूरी देखे, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं आगे। ठीक है, चलो अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है वर्क डन इन एयर एंड वर्क डन इन वाटर। बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये कोई वस्तु है, और ये वस्तु कहां रखी हुई है, ये वस्तु जमीन पर रखी हुई है। बच्चों इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है, m द्रव्यमान की वस्तु है, और इस वस्तु को मैंने ऊपर की ओर उठाया। बच्चों जब मैं इसको ऊपर की ओर उठाता हूं तो कितनी ऊंचाई तक उठाता हूं, तो मान लीजिए जब मैं इसको ऊपर की ओर उठाता हूं तो इसको सिर्फ h हाइट तक ऊपर की ओर उठाता हूं। कितनी हाइट तक, h हाइट तक इसको ऊपर की ओर उठाता हूं, h हाइट तक। तो जब इसको h हाइट तक ऊपर की ओर उठाया जाएगा, ऐसे बनाते m द्रव्यमान की वस्तु को h हाइट तक, तो बताओ कितना कार्य किया जाएगा। आपने वस्तु को ऊपर की ओर उठाया है ना, तो जब ऊपर की ओर उठाओगे तो कार्य ही तो करोगे, बिना कार्य किए कैसे उठाओगे ऊपर। तो बच्चों आप सबको पता है कि नीचे की ओर जो भार काम करता है वो क्या होता है, mg। तो ऊपर की ओर उठाने में जो कार्य लगेगा बच्चों, वो कार्य हो जाएगा बल mg और विस्थापन h। तो mgh यही हमारा वर्क डन होगा। तो किसी वस्तु को जब आप h ऊंचाई तक उठाते हो, वो भी हवा में उठाते हो, तो किया गया कार्य हमेशा mgh होता है, ये बात सबको पता है। हालांकि टेक्निकल देखा जाए तो ये ऊपर की ओर उठाया गया है सर,
तो ये TR हमारा नेगेटिव होगा, नो डाउट बच्चों। हाँ मिल जाएगा इस क्लास का PDF, वही पाठशाला रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बच्चों अगर यही पूरा सिस्टम एक पानी के अंदर होता, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या भरा हुआ है, तो मान लेते हैं कि यहां पर जो अंदर भरा हुआ है ये वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है, ये क्या वाटर है। तो अगर यही पूरा सिस्टम जो है पानी के अंदर होता और मुझे पानी के अंदर ही इस वस्तु को ऊपर की ओर उठाना पड़ता, मुझे पानी के अंदर ही इस वस्तु को ऊपर की ओर उठाना पड़ता, वो भी कितनी हाइट तक, h हाइट तक उठाना पड़ता, तो बताओ कितना कार्य करना होगा। पानी के अंदर अगर इस वस्तु को ऊपर की ओर उठाना है तो कितना कार्य करना है, या फिर किसी दूसरे द्रव के अंदर उठाना है, मान लीजिए तेल होता, तेल के अंदर ऊपर की ओर उठाना है तो कितना कार्य करना होगा। पहले पानी वाला ही समझिए, अगर इस वस्तु को पानी में ऊपर उठाना है तो बताओ कितना कार्य करना होगा। तो बच्चों एक बात पहले समझ लो, हर एक वस्तु बच्चों हर एक वस्तु जो है ना वो पानी में हल्की हो जाती है, और पानी में हल्की हो जाती है तो TR हमारा कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो टार आपने निकाला mgh, मेरे भाई ये टार उस समय निकाला है जब वस्तु को आप हवा में ऊपर उठा रहे हो। जब आप हवा में ऊपर उठा रहे हो तो TR mgh है, लेकिन अगर पानी में ऊपर उठा रहे हो तो TR कितना हो जाएगा। तो बच्चों अगर पानी में उठाना है तो कुछ नहीं करना, अगर पानी में तुमसे किसी वस्तु को ऊपर उठाने में टार पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना, हवा वाला टार अर्थात mgh पहले रख दो और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी रख दो। बच्चों ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ना, ये वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी है, किसकी है, वस्तु की। मैं फिर से बता दूं, ये रिलेटिव डेंसिटी किसकी रिलेटिव डेंसिटी है, वस्तु की। RD किसकी रिलेटिव डेंसिटी बच्चों, वस्तु का सापेक्ष घनत्व, वस्तु का सापेक्ष घनत्व रिलेटिव डेंसिटी। तो जो भी वस्तु का सापेक्ष घनत्व दिया जाए आप नीचे रख दीजिए, इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप लोग बता देंगे कि पानी में उठाने में कितना कार्य करना होगा। अब जैसे मैं कह दूं कि वस्तु का घनत्व 5000 है ना, मैंने कह दिया कि ये वस्तु जो है इस वस्तु की डेंसिटी 5000 है, तो डेंसिटी नहीं रखनी है, मैं फिर से बता दूं सापेक्ष घनत्व रखना है, और सापेक्ष घनत्व का मतलब होता है 8000 का डिवाइड। तो जब आप इसमें 8000 का डिवाइड कराओगे तो इसका सापेक्ष घनत्व 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। हाँ दोनों में mgh होता है, बस सिंबल प्लस और माइनस का अंतर होता है। मैंने यही तो चीज सिखाई सौरभ, आप लगता मुझे लेट जुड़े। वाटर की डेंसिटी नहीं रखी जाएगी, एक्चुअली में वाटर की डेंसिटी रख दी गई है। हाँ देखो मैं बताऊं, मान लीजिए ये किसी द्रव में होता, पानी में नहीं होता, किसी द्रव में है, और वो द्रव तेल है ना, और तेल की रिलेटिव डेंसिटी मैंने चलो RD लिक्विड मान लिया, क्या मान लिया, लिक्विड। तो सही फॉर्मूला जो होता है वो सही फॉर्मूला होता है कि जब भी कभी किसी लिक्विड में हमें बताना हो कितना वर्क डन है तो एयर में वर्क डन निकालते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस करते हैं, ऊपर रिलेटिव डेंसिटी रखते हैं लिक्विड की और नीचे रिलेटिव डेंसिटी रखते हैं वस्तु की। सही फॉर्मूला ये होता है मेरे भाई, ठीक है, सही फॉर्मूला ये होता है। बस होता क्या है कि जब पानी की बात आती है ना, पानी की, तो पानी की जो रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है बच्चों, क्योंकि पानी की डेंसिटी 8000, तो पानी की रिलेटिव डेंसिटी 1, तो पानी की रिलेटिव डेंसिटी 1 रखा जाता है, तब कहीं जाके हमारा पूरा सवाल सॉल्व होगा। और आप लोगों के एग्जाम में पानी वाला ही केस पूछा जाएगा, किसी और द्रव वाला नहीं पूछा जाएगा, इस बात को पहले समझ लो। पानी से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से बताइए, बात सबको क्लियर हो रही है, यहां तक आगे बढ़े। थोड़ा एक बार सेशन को सब लोग शेयर भी कर दो है बच्चों। आप लोगों के एग्जाम में 2-3 चीजें और भी पूछी जाती हैं, वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कॉपी में डालिएगा, काइनेटिक एनर्जी, जंजीर वाला एक कॉन्सेप्ट आता है, वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझा पाएंगे, डायरेक्ट उसको नहीं समझाया जा सकता। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। बच्चों गतिज ऊर्जा की सीधी सी कहानी यह है कि अगर किसी वस्तु के पास गति है तो उसके पास गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा को निकालने का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो गतिज ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला होता है 12 mv²। 12 mv², ये हम लोग फॉर्मूले से गतिज ऊर्जा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहां पर सारी वैल्यू एकदम क्लियर होनी चाहिए,
m का मतलब क्या होगा, m का मतलब होगा मास और v का मतलब होगा स्पीड। कई सारे लोग v को वेलोसिटी पूछ देते हैं, v वेलोसिटी नहीं होती यहां पर, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में v हमारा स्पीड होता है, इस बात को समझ लेना सब लोग। आगे बच्चों इसके बाद ना यहां पर इसको रिवीजन भी किया जाता है, मतलब इस फॉर्मूले को दोबारा से दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जाता है। आप सबको एक बात और मैं बता देता हूं, समवेट P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कह देना समवेट P बराबर होता है m इंटू वी होता है। तो अगर हम लोग ऊपर m नीचे m का मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर m नीचे m का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ऊपर m यानी m स्क्वायर v स्क्वायर, नीचे m यानी m हो जाएगा। और आपको पता है कि m इंटू वी पी होता है, जब m इंटू वी पी होता है बच्चों, तो यहां से गतिज ऊर्जा का सेकंड हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है p का स्क्वायर समवेट p का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। दोनों फॉर्मूले अपने आप में एकदम महारत हासिल है, ये दोनों भी ठीक है। गतिज ऊर्जा पहला फॉर्मूला क्या है, k बराबर, सर जी कितने बजे क्लास कर दिया आपने, अरे कल आप मुझे लगता है आए नहीं थे मेरे दोस्त, शाम वाली क्लास में नहीं आए थे कुंदन। टाइमिंग अभी ना संडे के लिए स्पेशल, आज पूरे दिन 4 क्लासें चलनी है ना। तो गतिज ऊर्जा का पहला फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का अगला फॉर्मूला पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये दोनों फॉर्मूले आप सब लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों। अब ना कुछ ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं, उनके बारे में भी सीखिए। हाँ जी हाँ बताओ। हाँ अरे डायमंड का फोन आया है, जो वहाँ मुगलाई में लाइन डाली है, वहाँ गंदा पानी आने लगा है, और जो कनेक्शन कर रहे हैं, चाहे जो कोई कर रहा है वो सब लीकेज पीकेज है, ऐसा उल्टा पुल्टा तो बात कर रहे हैं। यही सब वही समस्या की नगर पालिका कर रही है, यही तो बात हो गई। मतलब कोई मतलब किसके वार्ड में है ये, शाहिद के अंसारी के वार्ड में ना। नहीं, अब वो दोनों का पीछे पड़ती है ना, इधर शाहिद अंसारी का, उधर डायमंड का है, गली वही है। चलो तुम फोन करके बोल दो कि अभी 10 बजे टीम आई थी, दिखवा लेंगे, ठीक है। 10 बजे पानी बंद हो जाए। हाँ तो पानी बंद होने जाना चाहिए, लीकेज जो होगा वो दिखवा लेंगे। बड़ी समस्या है। अगली बार कहूँ भी चार्ज को डर कहा है, राजू से बात कर, मैं नहीं कराऊंगा, कह दो मैं नहीं कराऊंगा वहाँ कनेक्शन। चल ठीक है जजन, मैं फोन करता हूँ अभी तुम्हें थोड़ी देर में। नहीं सर, समझो सर। हाँ थोड़ा सा फिर हो जाए। ठीक 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 ठीक। हाँ तब नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है। ठीक है। बस अब लास्ट है, इसके बाद खत्म काम। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, मैं फोन करता हूँ जज्जू ना, ठीक है। चलो बच्चों ना, यहां पर हमें 3 ग्राफ पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला ग्राफ पूछा जाता है गतिज ऊर्जा वर्सेस वेलोसिटी, गतिज ऊर्जा वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, गतिज ऊर्जा वर्सेस टाइम। ये तीनों ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बड़े कायदे के साथ। बच्चों एक बात बताओ, अगर यहाँ द्रव्यमान हमारा कांस्टेंट, रूटीन नॉर्मली क्या होता है कि द्रव्यमान ही हमारा कांस्टेंट होता है, तो आपको पता चल रहा है कि द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो गतिज ऊर्जा देखो वी स्क्वायर के समानुपाती है। क्या है, किसके समानुपाती है, वी स्क्वायर के समानुपाती है, ठीक है। तो द्रव्यमान कांस्टेंट है, वी स्क्वायर के समानुपाती है, और जब भी कभी वी स्क्वायर के समानुपाती होता है बच्चों, तो हमेशा जो ग्राफ आता है वो हमेशा नीचे से इस तरह से पैराबोला आता है। ये बात क्लियर है ना। 3 ग्राफ होते हैं, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है तो हमेशा नीचे से उठता हुआ पैराबोला आएगा, ओके। और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट x है तो ऊपर से पैराबोला आएगा, समझना बात को। आगे बात शुरू। फिर इसके बाद बच्चों कई बार k वर्सेस टाइम और k वर्सेस x के बारे में पूछा जाता है, इसको भी समझो कैसे निकलेगा। आप सबको ये बात पता है कि जो हमारा तीसरा वाला समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, बच्चों विस्थापन की जगह हमने x लिख दिया। और अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान लेते थोड़ी देर के लिए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 होती है, तो यहां से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और आप सबको पता है कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो v स्क्वायर के समानुपाती है, तो इसको v स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो गतिज ऊर्जा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट समानुपाती। तो गतिज ऊर्जा जब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली समानुपाती हो रही, तो ये ग्राफ हमारा एक लीनियर आएगा। ये 3 ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में, ध्यान रखना। सर पानी का लीकेज हो गया, अरे अब जॉब होती है, कई बार क्या होता है कि लोड, देखो हम टेक्निकल है, मैंने मतलब मैकेनिकल जेई किया है, तो हमें पता है कि काम को करना कैसे है। कई सारे लोग इतने अनपढ़ होते हैं कि उन्हें बस काम चाहिए, चाहे जैसे रहो, उनको तरीके नहीं पता होते कि हमें काम को करवाना कैसे है। नहीं आज ही होना चाहिए, अभी होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, फिर गलतियां हो जाती हैं, फिर मानते नहीं है, फिर भुगतते हैं। और फेस्टिवल का टाइम चला आ रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा नजरें बहुत ज्यादा इधर उधर देनी पड़ती है ना। और फेस्टिवल के समय ना हम लोगों की ऐसी ड्यूटी लगती है पूरे दिन रात सब। वो तो मैं थोड़ा बहुत समय निकाल के जैसे तैसे दाएं बाएं करके आपकी डेली क्लास ले रहा हूं, है ना। देखो इधर आप के वर्सेस टाइम के बारे में पूछे, तो गतिज ऊर्जा का पहला समीकरण यूज करना पड़ेगा यहां पर तुम्हें। मेरे भाई गतिज ऊर्जा का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी। अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान ले, जो कि ज्यादातर सवालों में दे दी जाती है, तो v समानुपाती t आ गया, ओके। और गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होता है, v स्क्वायर के, और v समानुपाती t है, तो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती हो जाएगा, t स्क्वायर के। इसलिए ये जो ग्राफ होगा बच्चों, ये ग्राफ हमारा इस तरह से ऐसे जाएगा। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ कैसे खींचा जाता है, क्योंकि इस पर भी कई बार रेलवे के एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं, कई बार रेलवे के एग्जामों में सवाल पूछे गए। ठीक है, बोलो भाई, बात सबको क्लियर हो रही है, तीनों ग्राफ क्लियर हो रहे ना। इन तीनों ग्राफ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं, इन तीनों ग्राफ पर सवाल बनते, पता नहीं मैंने अभी लिया नहीं लिया है, लेकिन इन तीनों ग्राफों पर गतिज ऊर्जा के इन तीनों ग्राफों पर सवाल बना करते हैं। डायरेक्टली ग्राफ पूछता बस आपसे, ओके। तो गतिज ऊर्जा के बारे में k बराबर p स्क्वायर बटे 2m को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन की जाती है। अच्छा बच्चों, इसके बाद ना जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ लेते हैं और कार्य भी पढ़ लेते हैं, दोनों चीजें पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, स्टूडेंट से पैसा लूटने वाले माई पर्सनल डायरेक्टर लोड है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा लूटने वाले, ठीक है। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों, टोटली हमने कार्य भी पढ़ लिया और एनर्जी भी पढ़ लिया, तो जब दोनों चीजें हमने पढ़ लिया तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है उसको भी समझो बच्चों। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई द्रव्यमान है जिसको हमने एम द्रव्यमान कह दिया, और ये भी हमारा एक द्रव्यमान है जिसको हमने एम द्रव्यमान कह दिया, वही सेम द्रव्यमान है बच्चों। पहले ये द्रव्यमान की जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी v1, ये v1 वेलोसिटी चल रहा था। अब अगर ये v1 वेलोसिटी चल रहा था तो हमने इसकी वेलोसिटी को तेज करने के लिए बच्चों, इसकी वेलोसिटी को तेज करने के लिए पीछे से क्या लगाया सर, पीछे से एक फोर्स लगाया, ऐसे ये बल लगाया। तो जब पीछे से आप इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तो डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो 101% इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जब डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसकी वेलोसिटी बढ़कर v2 हो जाती है, कितनी हो जाती है v2। और इस दौरान जब वेलोसिटी बढ़ती है बच्चों, तो इस दौरान इसमें जो विस्थापन आता है वो विस्थापन, मैंने बोल दिया कि इस दौरान इसमें जो विस्थापन आता है वो विस्थापन हमारा डी हो गया। फिर से कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि एक वस्तु चल रही थी v1 स्पीड से, पीछे से आपने बल लगा दिया, उसकी स्पीड v2 हो गई, इस दौरान आने वाला विस्थापन d हो गया, ओके। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने वर्क किया है, वो कहीं ना कहीं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा। क्या लेके आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा, ओके। जो भी आपने वर्क डन किया है वो मेरे भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। टीआर हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। कई बार हम लोग इसको शॉर्टकट में भी लिखते हैं कि W बराबर डेल्टा टी, या फिर W की जगह पर
कार्य डायरेक्ट पूछा जाए तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो हाफ m बाद वाली स्पीड का स्क्वायर माइनस पहले वाली स्पीड का, ये भी फॉर्मूला बन जाता है। कई बार हम लोग वर्क डन को भी खोल देते हैं, वर्क डन की जगह पे बल गुणे विस्थापन कर देते हैं बच्चों, और यहां पर हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कर देते हैं। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूले, सर कोई भी फॉर्मूला हमारे एग्जामों में यूज करके न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं या फिर पूछे जाते हैं। ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, ये वाला आपने कई बार देखा भी हो रहा है, ये वाला W बराबर हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बच्चों यही वाले फॉर्मूले की वजह से हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली ये कहता है कि जो भी आप कार्य करते हैं सर, वो कार्य चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है वो बात मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कई बार न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आएगा और कई बार तुम्हारा स्टेटमेंट फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन बनता है, दोनों फॉर्म में इसमें क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप ये देखो, सिंपली से एक सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अकॉर्डिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए क्या सही है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमेशा ध्यान रखना है, जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए बल जो है वो गति की दिशा में न लगते, गति की दिशा के विपरीत लग रहा होता तो काइनेटिक एनर्जी घट भी जाती, दोनों चीजें हो सकती है ना। तो इस तरह के जो सवाल है, इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए आप बहुत आराम से इन सारे सवालों को जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। चलो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है, और जब आप इसके क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से बातें समझ में आएगी। बच्चों इसके बाद ना आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी समझनी है। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? चेंज का मतलब होता है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है ना। चलो पोटेंशियल एनर्जी देखिए सर, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है और जनरल फॉर्मूला पहले समझिए। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां कहीं भी फोर्स काम करता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे कि आपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सुना, आपने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सुना, आपने चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा सुना, है ना, सुना ना। तो सिंपली सी बात यह है कि किसी पिंड की स्थिति के कारण, है स्थिति का मतलब यह है कि उसकी स्थिति चेंज हो रही है। तो जब किसी पिंड की डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना वहां पर जो किया गया कार्य होता है वो हमें पोटेंशियल एनर्जी लेके आता है। स्थिति विस्थापन चेंज हो तो वो ध्यान रखना हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लेके आएगा। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जब भी कभी आपसे जनरल फॉर्मूला पूछा जाए, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बल की वजह से आती है, फोर्स की वजह से आती है, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है F बराबर माइनस का du/dx। ओके, अगर यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी U निकालना है तो U निकालने का सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा U बराबर माइनस इंटीग्रेशन F इंटू dx। या फिर आप इसे नहीं याद करना चाह रहे हैं तो इसी वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिए, F बराबर माइनस du/dx। ये वाला फॉर्मूले से ही हम लोग U मतलब स्थितिज ऊर्जा को निकालेंगे, U को निकालेंगे। अब आपके सिलेबस में केवल और केवल एक ही तरह की स्थितिज ऊर्जा के बारे में ज्यादा जिक्र किया जाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में, है ना। तो यहां पर मैं कुछ स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, तो वो बता रहा हूं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बच्चों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जान सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जान सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा U, या फिर आप सीधा सीधा U बराबर भी बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधा सीधा हो जाता है mgh। तो जब किसी वस्तु को h हाइट पर ले जाते हैं तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है mgh। कितना हाइट पर ले जा रहे हो उससे आप mgh निकाल सकते हैं, ठीक है। अब और भी बहुत सारी स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में भी बल काम करता है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। U बराबर क्या होता है फॉर्मूला mgh होता है। अब यहां पर एक बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि H क्या होता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर जो H है ना, ये दूरी नहीं होती, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट होता है।
क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों, ये हमारा इन वर्टिकल डायरेक्शन होता है। कैसा होता है? वर्टिकल डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे दोस्त इन वर्टिकल डायरेक्शन। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा बातें, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि किसी वस्तु को आपने जिसका द्रव्यमान m था उठा के यहां ले आए, है ना? किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m था उठा के यहां ले आए, तो आप मुझे बताओ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U कितनी हुई। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इस वाली डिस्टेंस को x कह दिया, इस वाली डिस्टेंस को y कह दिया, तो आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए? ओके, तो बच्चों मैंने आपको कहा ना कि जो भी h लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट होता है इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप मुझे खुद बताओ, जब यहां से द्रव्यमान यहां पहुंचेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली लेंथ बनेगा ना, ये वाली लेंथ। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, जिसको आप हाइट कहोगे, ये अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगी। समझे नहीं समझे? तो आप मुझे बताओ u बराबर जब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो u बराबर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा mgh, और h की जगह जो रखा जाएगा वो रूट के अंदर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रखा जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है मेरे कहने की कि u बराबर mgh वाले फॉर्मूले में ये जो h होता है ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। इस बात को आप सब लोग समझ लो, ठीक है? बताइए, बात सब लोग क्लियर हो रही ना? चलो, तो स्थितिज ऊर्जा का पहला रूप। अब स्थितिज ऊर्जा का हम लोगों को दूसरा रूप भी समझना है। अच्छा, इन्होंने नहीं अगली स्लाइड लिया, चलो मैं यही बता देता हूं, है ना बच्चों? स्थितिज ऊर्जा का ये पहला रूप है। स्थितिज ऊर्जा का आप दूसरा रूप समझो, यहां पर हम बता देता हूं। यहां पर ये भी जो रूप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वही बता रहा हूं। होते तो बहुत सारे हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है, लेकिन वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपके एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा, है ना? आगे सुनो बच्चों, अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर दूसरे की बात करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये स्प्रिंग है, ठीक है? अगर इस स्प्रिंग में द्रव्यमान m लटकाकर इसको छोड़ दिया जाए तो ये दोलन गति करने लगती है बच्चों, यानी दबती है और फैलती है। तो इसके अंदर भी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और उस स्थितिज ऊर्जा U को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 kx स्क्वायर। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला U बराबर ध्यान रखना 1/2 kx स्क्वायर होता है, हाफ kx स्क्वायर होता है, 1/2 kx स्क्वायर होता है। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि भैया यहां जो k वर्ड यूज किया गया इसको कहते क्या है? k को, है ना? तो याद रखना ये जो k वर्ड है k, बच्चों इस k को बोला जाता है बल नियतांक। इसको को क्या बोला जाता है? बल नियतांक, जिसको आप इंग्लिश में फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और बच्चों ये जो बल नियतांक k है, इस k की वैल्यू का अगर पूछा जाए k की वैल्यू क्या होती है, तो k का मान होता है मेरे दोस्त लगाया गया बल और स्प्रिंग में कितना विस्थापन हो रहा है, लगाया गया बल स्प्रिंग में विस्थापन, इसका अनुपात ही बल नियतांक k होता है। बच्चों बल नियतांक k का मात्रक भी कई बार पूछा जाता है, ऊपर बल न्यूटन, नीचे मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये हमारे बल का नियतांक का मात्रक होता है k का। k बराबर फॉर्मूला दार रखना हाफ kh स्क्वायर, k बराबर फोर्स बटे x होता है, k बराबर f बटे x होता है। स्प्रिंग की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ kh स्क्वायर होता है। स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? तो कहते हैं स्प्रिंग के अंदर आने वाली ऊर्जा हमारी सर स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, अब आगे बात सुनो बच्चों, ये वाले फॉर्मूले को यहां रखिए, मतलब k की वैल्यू f बटे x यहां रखिए। तो जैसे k की वैल्यू f बटे x रखी जाएगी तो यहां पर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के दो फॉर्मूले और देखने को मिल जाते हैं। पहला फॉर्मूला 1/2 f इंटू x, और दूसरा फॉर्मूला बच्चों स्थितिज ऊर्जा का ये भी देखने को मिल जाएगा f स्क्वायर डिवाइड बाई 2k। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के ये तीन फॉर्मूले होते हैं, दो मैंने फॉर्मूले नीचे लिख दिए हैं बच्चों, और एक फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया। ये तीनों फॉर्मूले स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के ही हैं, और तीनों याद करना बड़ा जरूरी है। ये मत सोच रहा कि इनमें से एक से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा।
जब सवाल बनते हैं ना तो तीनों हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए, बात सब तो क्लियर हो रही ना? फटाफट बताओ। और तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार के को कांस्टेंट किया जाता है, कई बार बल को कांस्टेंट किया जाता है। ध्यान रखना ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। चलो अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट हेडिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें पावर ही सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। बच्चों अगर मैं पावर की बात करता हूं तो पावर कहते किसको है? तो कह देना कार्य करने की दर, वो हमारा पावर कहलाती है। अब देखो इसमें दो तरह की चीजें होती है। एक तो बोला जाता है कार्य करने की क्षमता, इसको क्या बोलते हैं? यानी कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। और दूसरा होता है कार्य करने की दर। इसमें ही लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर दोनों में बहुत अंतर है ना बच्चों? कार्य करने की क्षमता जब बोला जाए, कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। आपके पास ज्यादा ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता हमारा एनर्जी कहलाती है। लेकिन अगर कार्य करने की दर पूछी जाए तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। अच्छा सर, अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बताओ जरा पावर का फॉर्मूला होता क्या है, तो पावर P बराबर होता है, ऊपर वर्क डन रखिए और नीचे टाइम रखिए। तो वर्क अपॉन टाइम, इन दोनों का रेशियो ही हमारा पावर कहलाता है। बच्चों पावर की यूनिट की बात करते हैं तो पावर की यूनिट में ऊपर जूल हो जाएगा, नीचे सेकेंड हो जाएगा। जूल पर सेकेंड जिसको हम लोग बताइए किस नाम से जाना जाता है? जिसको आप लोग वाट कहते हैं। जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। ठीक है, आगे बात सुनो बच्चों। ये जो वाट है ये पावर का मात्रक है, एकदम सही है। लेकिन पावर के एक अन्य मात्रक भी होता है, आपने नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं HP, हॉर्स पावर। तो याद रखना, जब 8 हॉर्स पावर में पूछा जाता है कितना वॉट होता है, तो 8 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। नॉर्मली हमारे जो इंजन वगैरह होते हैं ना, इंजन, वो ज्यादातर हॉर्स पावर में ही शो किए जाते हैं, है ना? इतने HP का इंजन है, इतने HP का इंजन है। ओके, तो 8 HP में कितना वॉट होता है? तो कहते ना 8 HP में 746 वॉट होता है। बच्चों एक और पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, किलोवाट आवर। ध्यान से सुनना भैया, कई बार पूछा जाता है कि ये जो किलोवाट आवर होता है ये किसकी यूनिट होता है? एनर्जी यूनिट होता है कि पावर की यूनिट होता है? तो बच्चों किलोवाट आवर ये पावर की यूनिट नहीं होता, सिर्फ वाट या किलोवाट या HP पावर है। जबकि किलोवाट आवर, ध्यान रखना, किलोवाट आवर हमेशा टेस्टी यूनिट होता है बच्चों, एनर्जी की यूनिट होता है, एनर्जी की। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि 1 किलोवाट आवर को जब हम एनर्जी की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो तुम्हारा 3600 किलो जूल लेके आता है। 3600 किलो जूल। हालांकि इसी 3600 किलो जूल को कई बार हम लोग 3600 किलो को हटा दीजिए तो 10 की पावर 3 है, और इसको अगर मोटा मोटा लिखा जाए तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल भी कहा जा सकता है। या इसको कई बार हम लोग 3.6 है, 10 की पावर 6 हटा दीजिए तो मेगा जूल भी कहते हैं, मेगा जूल भी कहते हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे हमारी एनर्जी की यूनिट में जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिजली का बिल हमारा किलोवाट आवर में ही आता है। अच्छा बच्चों इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको बता दूं, वर्क का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन, और नीचे टाइम है। अब बताओ विस्थापन बटे टाइम क्या हो जाता है? वेलोसिटी। तो पावर का अगला फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी ये भी हमारे पावर की फॉर्मूले में जाएगा। तो वर्क अपॉन टाइम बोलिए या फोर्स इंटू वेलोसिटी बोलिए, दोनों हमारी एक ही बात है। बच्चों उसी तरह से पावर का एक तीसरा फॉर्मूला भी होता है। कई बार हम लोग वर्क की जगह पर mgh भी रख देते हैं और डिवाइड बाई टाइम। तो mgh अपॉन टाइम ये भी हमारे पावर की फॉर्मूले में ही जाएगा, mgh अपॉन t। मतलब ये वाला फॉर्मूला तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि रेलवे कितने सवाल इस फॉर्मूले पर पूछा जाता है, mgh अपॉन t पर।
कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जहां mgh नहीं रखते वहां वर्क की जगह पर एनर्जी भी रख देते हैं, और एनर्जी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा हाफ mv²/t। तो हाफ mv²/t बच्चों ये भी हमारे पावर की यूनिट में ही जाता है, ये भी हमारे पावर के फॉर्मूले में ही जाता है, mgh/t या हाफ mv²/t। बोलो भाई, बात सबको क्लियर हो रही कि क्लियर हो रही? तो पावर के ये जितने फॉर्मूले मैंने बताए, ये सारे के सारे फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार सवाल ऐसा आया था, देखो एक बार सवाल ऐसा आया कि 20 मीटर कुएं से, ध्यान सुनना, 20 मीटर कुएं से 10 किलोग्राम पानी प्रति 20 सेकेंड में निकाला जाता है। सर 10 किलोग्राम पानी 20 सेकेंड में निकाल रहे हो 20 मीटर कुएं से, तो जब पानी ऊपर की ओर निकाला जाएगा तो वहां पर हमारा पावर का फॉर्मूला लग जाएगा mgh/t। लेकिन अगर इसी में आगे ये भी जोड़ दिया जाए कि उसे 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से बाहर फेंका भी जाता है, मतलब एक मोटर है, आप इस बात को ऐसे समझो। बहुत बढ़िया सवाल मैं कौन से बता रहा हूं, देखो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कुआं है और इस कुएं में क्या भरा हुआ है? सर इस कुएं में मान लो पानी भरा हुआ है, पानी है ना, पानी भरा हुआ। यहां पर आपने एक मोटर लगाई, ये मोटर क्या कर रहा है कि पानी तो पहले तो ऊपर खींच रहा है और फिर बाहर फेंक भी रहा है। ये मोटर पानी तो ऊपर खींच भी रहा है और बाहर फेंक भी रहा है, बाहर फेंक भी रहा है। हमें यह पता करना है कि मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए। ये जो मोटर है, इस मोटर की हमें क्या पता करनी है? पावर पता करनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ये जो पानी ऊपर खींच रहा है बच्चों, ये 20 मीटर ऊंचाई से पानी खींच रहा है, ओके। और मैं ऐसा कह देता हूं कि हर 10 सेकेंड में ये कितना पानी ऊपर खींच रहा है? मान लीजिए 10 सेकेंड में ये 20 किलोग्राम पानी ऊपर खींच रहा है। हर 10 सेकेंड में 20 किलोग्राम पानी ऊपर खींच रहा है, हर 10 सेकेंड में। और साथ साथ उस पानी को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर फेंक भी रहा है। तो बताइए इस मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए? मोटर की पावर बताइए। आप इसको प्रैक्टिकली लेके समझो कि आपका मोटर 20 मीटर गहराई से पानी खींच भी रहा है और बाहर फेंक भी रहा है ना। तो खींचने के लिए जो मोटर की पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए mgh/t, और बाहर फेंकने के लिए जो मोटर की पावर होनी चाहिए वो हाफ mv²/t। दोनों पावर इस मोटर के अंदर होनी चाहिए, इसलिए दोनों को उठा के आप जोड़ दीजिए, बस सिंपल सी बात है, इसके अलावा तो जरूरी था। ठीक है, m की वैल्यू, सर m की वैल्यू हो जाएगी 20 किलोग्राम पानी। अब इस पे एक कहानी और कर सकते हैं, जैसे 10 सेकेंड में 20 किलोग्राम पानी खींच रहा है तो 1 सेकेंड में खींचेगा मेरे दोस्त 2 किलोग्राम पानी। ठीक है, 1 सेकेंड में 2 किलोग्राम, तो 2 जी की वैल्यू 10, एच का मान कितना है 20 मीटर, और चूंकि समय तुमने 8 सेकेंड रख लिया तो 8 सेकेंड प्लस द्रव्यमान तुम्हारा 2 किलोग्राम, वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, और समय तुम्हारा 1 सेकेंड। बस इन सबको जोड़ दीजिए, मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। अर्थात ये हमारा हो जाएगा 400 वाट और ये हमारा 100 वाट। तो मोटर की जो कुल पावर होनी चाहिए वो 500 वाट होनी चाहिए, तब कहीं जाके इतनी कंडीशन आप लोगों को मिल पाएगी। ठीक है, तो आप लोग बताओ मोटर की पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मोटर में भी 2 तरह की पावर आप लोगों को अलग से पढ़नी है। पहली पावर पढ़नी है पावर ऑफ जेट, दूसरी पढ़नी है पावर ऑफ पंप। इसके बारे में 2018 के ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया। पावर ऑफ जेट क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये पानी की मोटी धार है, पानी की मोटी धार है बच्चों, इस मोटी धार की वेलोसिटी v मान लिया। ये जो पानी की मोटी धार है, इस मोटी धार की वेलोसिटी हमने क्या मान लिया? v। और ये मोटी धार किसी प्लेट पे पड़ रही है। तो बच्चों जब ये मोटी धार किसी प्लेट पे पड़ेगी ऐसे ऐसे, तो ऐसे पड़ने पर ये पावर बनाएगी ना, पावर जनरेट करेगी ना, तो कितनी पावर जनरेट करेगी?
और ये जो पानी की मोटी धार होती है बच्चों, इसी मोटी धार को हम लोग कई बार जेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेट, है ना। कितनी पावर जनरेट करेगी? तो इस पे ना दो फॉर्मूले पूछे जाते हैं, पिछली बार भी आया था। एक तो कितना फोर्स जनरेट करेगा, दूसरा कितनी पावर जनरेट करेगा। तो बच्चों फोर्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होगा रो ए वी ट्यूब, वी स्क्वायर, माफ करना वी स्क्वायर। रो ए वी स्क्वायर से हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स। लेकिन यहां रो क्या है? तो कह देना रो है इसकी डेंसिटी, जो भी हमारी जेट है उसकी डेंसिटी रो होगी। ए क्या है? तो बच्चों जेट का एरिया, भाई ये जेट है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। और वी क्या है? जेट की वेलोसिटी। बट अगर फोर्स की वैल्यू रो ए वी स्क्वायर है, रो ए वी स्क्वायर है, तो पावर कितनी हो जाएगी? पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी अगर पावर है बच्चों, तो इसमें वेलोसिटी का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा रो ए वी ट्यूब। रो ए वी ट्यूब ये हमारे पास बताइए क्या हो जाएगा? तो कह देना ये हमारे पास पावर हो जाएगी। अगर 2018 के ग्रुप डी को दिखाओ तो ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, न्यूमेरिकल आया था। सर आपके वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आता? आता है भैया, 2 दिन बाद आता है, ठीक है। चलो पावर ऑफ पंप, पावर ऑफ पंप कैसे निकालते हैं ये भी समझो बच्चों। पंप का मेन काम क्या होता है? जब भी कभी हम पंप की बात करते हैं तो पंप का मेन काम क्या होता है कि जितना भी लो प्रेशर का पानी आ रहा है ना, लो प्रेशर का पानी आ रहा है, उसको हाई प्रेशर का पानी बना दे। या यूं कहिए कि उसकी पानी की ऊंचाई हमारी क्या कर दे? बढ़ा दे। भाई मोटर क्या करती है, पंप क्या करता है? लो प्रेशर के पानी को हाई प्रेशर का पानी बनाता है। तो बच्चों जब हम लोग पावर ऑफ पंप की बात करते हैं तो पंप में जो लो प्रेशर का पानी आ रहा है, लो प्रेशर का पानी, उसको हाई प्रेशर का पानी बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर पंप की दक्षता की बात करते हैं। तो पंप की जो दक्षता होती है वो हमारी हो जाती है आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। तो आउटपुट पावर में तो हमारा पानी है जिसको आप एमजीआई से लिख सकते हैं, और इनपुट पावर आपने कितनी दिया, ठीक है। तो दक्षता का फॉर्मूला, पंप की दक्षता का फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट पावर जिसमें हमने पानी का प्रेशर बढ़ा दिया एमजीएच, एमजीएच अपॉन टी करिए, माफ करना, इनपुट पावर एमजीएच अपॉन टी आउटपुट पावर, और इनपुट पावर आपने कितनी दिया वो हमारी पावर हो जाएगी, ओके। तो पंप की दक्षता जब भी कभी निकालनी हो तो पंप की दक्षता निकालने के लिए आपको आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर लगानी है। आउटपुट पावर में हमारा mgh अपॉन टी हो जाएगा, ये हमारी आउटपुट पावर हो जाएगी बच्चों, और इनपुट पावर का मतलब होगा कि कितना हमने इनपुट दिया, ठीक है। क्लियर है? तो इस वाले फॉर्मूले का भी यूज हो जाता है कई बार। तो अभी ना क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ थ्योरी हो पाएगी, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो आप क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। क्वेश्चन हम लोग की जो रेगुलर वाली क्लास चल रही है उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो ही रहे हैं, और उसमें मैं किसी दिन वर्क पावर और उसके सवाल ले आऊंगा, बहुत आसान सवाल आते। अब जैसे इधर तो सिंपल सवाल पूछा गया 3000 जूल है, 15 सेकंड में काम होता है, पावर बताइए, तो एनर्जी अपॉन टाइम लगा दीजिए, आपको पावर मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही और भी जितने भी सवाल होते हैं ये सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे किसी तरह की। आगे बात करते, तो आप ध्यान से समझ रहे वृत्तीय त्वरण के बारे में। बच्चों आपने हमेशा देखा होगा कि वृत्तीय त्वरण को हम जी से शो करते हैं, है ना। जी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, ऊपर जाने पे क्या होता है, नीचे जाने पे क्या होता है, ढेर सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ना। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते तो एक बार इसको कंप्लीट देखिए, प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले आपको बता दूं कि वृत्तीय त्वरण आखिरकार निकाला कैसे जाता है और कैसे इसकी वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। सुनिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने ये अर्थ बना के दिखाया, ये अर्थ है मेरे भाई, अर्थ का ये रहा सेंटर, और अर्थ के सेंटर से बताइए इसकी जो रेडियस होती है, इस रेडियस को मैंने क्या मान लिया सर, इस रेडियस को आर मान लिया। अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने चित्र में देखो यहां पर एक पिंड रखा है,
मेरे भाई हर एक पिंड का अपना एक भार होता है जो कहां की ओर काम करता है? सर हर एक पिंड का अपना भार होता है जो सेंटर की ओर काम करता है। तो हमें करना क्या है? हमें इस पिंड के भार को, सर इस पिंड के भार को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी आप कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर करना है। ठीक है सर, हमने भार को गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर कर दिया, यानी W बराबर F इंटू जी कर दिया। बताइए सर, भार का मतलब होता है M इंटू जी, और आपको बता दें अगर इन दोनों के बीच मैं गुरुत्वीय त्वरण का मान लगाऊं या गुरुत्वाकर्षण बल लगाऊं तो इसका द्रव्यमान स्मॉल m मान लेता हूं, और पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए कितना मान लिया? सर कैपिटल M ही मान लिया, है ना। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहना गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर हो जाएगा Fg बराबर हो जाएगा जी के साथ बताइए क्या हो जाएगा? ME, है ना, इंटू M डिवाइड बाई R स्क्वायर। देख लीजिए, तो mg को हमने GME M डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर कर दिया। मेरे भाई जैसे ही आप बराबर करोगे तो आप बताइए m से m कैंसिल, और जैसे ही m से m कैंसिल तो यहां पर स्मॉल g का देखिए प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आ गया, GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर। तो जब भी कभी आपसे गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला पूछा जाए ना तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर होता है ना। आगे आइए बच्चों, ये वाले फॉर्मूले को कई बार एक और फॉर्मूले में ब्रेक किया जाता है। मतलब ये जो हमारा द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान बच्चों, द्रव्यमान को हम घनत्व गुणे आयतन कह सकते हैं, और आयतन की जगह पर हम लोग 4/3 पाई r क्यूब भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको पता है कि भैया द्रव्यमान का मतलब होता है घनत्व गुणे आयतन, और आयतन को क्या लिखा? सर 4/3 पाई r क्यूब। जैसे ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां से g का दूसरा फॉर्मूला भी आ जाता है। सर g का फॉर्मूला दूसरा आ जाता है 4/3 पाई, है ना, रो कैपिटल G RE। क्लियर है? तो बच्चों ये दो फॉर्मूले जो है हमारे स्मॉल g के होते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को रेडी रखने पड़ेंगे। यहां तक बात सबको क्लियर है? फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। जी का पहला फॉर्मूला GME अपॉन RE स्क्वायर, जी का दूसरा फॉर्मूला 4/3 पाई रो कैपिटल G इंटू RE। अब यहां पर मैं आपको दो बातें बताता हूं। देखो, G की वैल्यू रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है ना, और G की वैल्यू ध्यान रखना रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। ये दोनों बातें हमारी सही है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्मॉल g का मान त्रिज्या पे कैसे निर्भर करता है। बच्चों ये वाला मान आपको तब बताना है जब पृथ्वी का द्रव्यमान कांस्टेंट बोला जाए। जब द्रव्यमान कांस्टेंट होता है तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/RE स्क्वायर होता है, और जब भी कभी पृथ्वी का क्या? सर पृथ्वी की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो ध्यान रखना डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो g समानुपाती RE होता है ना। चलो बच्चों, द्रव्यमान कब कांस्टेंट होगा? द्रव्यमान मेरे भाई तब कांस्टेंट होता है जब हम लोग पृथ्वी के कहां जा रहे होते हैं? सर जब हम लोग पृथ्वी के बाहर जा रहे होते हैं। अब देखो, अर्थ को छोड़ के जब आप बाहर जाओगे तो हमेशा द्रव्यमान कांस्टेंट होगा है, लेकिन जब भी कभी आप पृथ्वी के कहां आ रहे होगे? सर पृथ्वी के अंदर आ रहे होगे, तो पृथ्वी के अंदर आ रहे होगे तो हमेशा ध्यान रखना उसका डेंसिटी कांस्टेंट होगा। तो कब कहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है मेरे दोस्त, ये बात आप लोगों को एकदम क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि कौन सी बात को कहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ी बहुत बातें और सुनिए। ठीक है बच्चों, आप देखिए बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं ये जो अर्थ है ना, अर्थ के बारे में 2-3 चीजें सुनिए। अर्थ का द्रव्यमान सबको पता होना चाहिए, 6×10⁻24 किलोग्राम होता है। 6×10⁻24 किलोग्राम होता है। मेरे भाई अर्थ की अगर द्रव्यमान पता है, अर्थ की रेडियस बताइए कितनी होती है? सर अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। जब आप लोग द्रव्यमान और त्रिज्या सर दोनों का मान यहां पर रखते हैं, कैपिटल G का मान रखते हैं, तो कैपिटल G, द्रव्यमान, त्रिज्या, इन सब के मान रखने से पृथ्वी के लिए सर पृथ्वी के लिए G का मान निकल के आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना ये G का मान मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है 9.81, लेकिन अगर यही वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पूछी जाती तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे भाई यही स्मॉल g का मान अगर फीट पर सेकेंड स्क्वायर में पूछी जाती तो फीट पर सेकेंड स्क्वायर में होता है इसका मान 32। आप लोगों को इनमें से कोई भी डेटा के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों डेटा आपको याद होना चाहिए। बोलिए भाई
इतनी बात सबको क्लियर हुई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ इतनी बात क्लियर हुई? हरा। अब आगे बात सुनिए बच्चों, इसके बाद आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी के लिए चलो पता है, लेकिन जब भी कभी आप चंद्रमा में जाएंगे, कहां पर? चंद्रमा में। तो मेरे भाई चंद्रमा में जब भी कभी जाएंगे तो उस पर जो ग्रेविटी होती है वो 8/6 होती है ना। तो पृथ्वी की ग्रेविटी का कितना होता है चंद्रमा पे ग्रेविटी? सर 8/6 होता है, यानी चंद्रमा पर G/6 होता है। बोलिए, इतनी बात सबको क्लियर हो गया? फटाफट बताइए जल्दी से, यहां तक सबको बात क्लियर है? तो आप लोगों ने जी के 2 फॉर्मूले समझ लिए। अब मैं आगे और बात बताता हूं। आगे बच्चों आप ध्यान से सुनिए। आगे जी के मान में परिवर्तन की बात करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने क्या दिखाया? सर यहां पर मैंने एक अर्थ बना के दिखाई। ये अर्थ बच्चों ये हमारी अर्थ है ना। आप लोगों को मैं कईयों बार बता चुका हूं, जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर पे बताइए जी का मान किसके होता है? सर सेंटर पे जी का मान 0। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, सेंटर में जी का मान 0 होता है। लेकिन जब आप सतह में आते हैं तो सतह में जी का मान कैसा होता है? मैक्सिमम। अब मैं फिर बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने कुछ चीजें बताई हैं, देखो। जी का मान त्रिज्या के समानुपाती भी होता है और जी का मान सर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। समानुपाती तब होता है जब आप पृथ्वी के कहां रहते हो? अंदर, यानी उसका क्या कांस्टेंट होता है? घनत्व। बोलो, ये बात बताई ना मैंने अभी। और त्रिज्या यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कब होता है? जब आप पृथ्वी के कहां रहते हो? बाहर। बाहर का मतलब यह हुआ कि ध्यान रखना, जब पृथ्वी का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। बोलो, यहां तक क्लियर? अब देखो होता क्या है, जब आप अंदर थे तो जी का मान r के समानुपाती, तो यहां पर स्मॉल r का मान था 0 है, यहां पर स्मॉल r का मान कैपिटल R, यानी किसके बराबर हो गया? सर त्रिज्या RE के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा पृथ्वी के अंदर का हो गया और मेरे भाई ये वाला हिस्सा पृथ्वी के बाहर का हो गया। हालांकि मैंने आपको अभी भी बताया कि जब आप लोग सेंटर पे रहते हो तो स्मॉल r 0 होता है। अगर स्मॉल r का मान वहां 0 रखा जाए तो g का मान भी 0। फिर जैसे जैसे आप कहां की ओर आते हैं? सर जहां से आप पराधीप की ओर आते हैं, पराधीप की ओर जाने पर g समानुपाती r होता है। इसीलिए देखो पराधीप की ओर आने पर g बढ़ता रहता है। यहां पर पहुंचने के बाद बताइए g कैसा हो जाता है? सर यहां पर पहुंचने के बाद g हमारा मैक्सिमम। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों, यहां पर पहुंचने के बाद जी मैक्सिमम। लेकिन जैसे आप पृथ्वी के बाहर आते हैं तो जी का मान देखो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती। सर 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अब जी का मान बढ़ेगा। सर अब त्रिज्या का मान बढ़ेगा, तो ध्यान रखना अब त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो देखो जी का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मेरे भाई सेंटर से लेकर जब आप पराधी की ओर आते हैं, पराधी से और बाहर जाते हैं तो जी का मान कैसे बदलता है? यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आता है, फिर पराधी पर मैक्सिमम होता है और उसके बाद ऐसे घटना शुरू होता है। बताइए जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर है? फटाफट जल्दी बताइए। है एक बार सेशन को लाइक भी कर देना, ये सब सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। अब मैं आपको बताता हूं कि जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। तो याद रखना, ये जो जी का मान है ना, जी का मान मेरे भाई, जी का मान जो है GME/RE², ये कई सारे रीजन, कई सारे कारण की वजह से बदल सकता है। जी के मान में परिवर्तन की वजह 4 है। सबसे पहला तो है शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार के कारण जी का मान बदलता है। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन की वजह से भी जी का मान बदलता है। और मेरे भाई ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ भी जी का मान बदलता है। कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पृथ्वी के आकार की वजह से जी का मान कैसे बदलता है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है ना पूरी तरह से गोल नहीं है, पृथ्वी इलिप्स जैसी है, ध्रुवों पर चपटी है ना। तो मेरे भाई ये क्या है? तो कहना ये हमारा हो गया भूमध्य। ये हमारा क्या हो गया? सर ये हमारा भूमध्य हो गया। और ये क्या है? तो कह देना ये हमारे पोल्स हो गए, जिसको आप बोलते हैं ध्रुव। सर ये हमारा ध्रुव हो गया। बच्चों मैंने अभी बताया ना कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। मतलब क्या है कि ध्रुवों पर चपटी है, यानी ध्रुवों पर जो रेडियस होती है मेरे भाई, ये रेडियस बताइए कैसी होती है? मिनिमम, है ना। और भूमध्य रेखा पे बताइए, भूमध्य रेखा पे रेडियस कैसी होती है? सर भूमध्य रेखा पे रेडियस मैक्सिमम होती है। बोलो क्लियर है?
अब देखो, अगर हम पृथ्वी की सतह में चल रहे हैं, सतह में, इसका मतलब पृथ्वी के बाहर चल रहे हैं, तो बच्चों बाहर चल रहे हैं तो हमें यहां पर कौन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा? सर यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी के बाहर चल रहे हैं। मेरे भाई जब बाहर चलते हैं तो देख लो जी का मान, सर जी का मान देखो त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जहां पर रेडियस कम होगी या रेडियस कम होगी सर वहां जी ज्यादा होगा, और मेरे भाई जहां पर रेडियस ज्यादा होगी सर वहां पर बताइए जी क्या होगा? सर वहां पर जी कम होगा। बोले यहां तक बात सबको क्लियर है? अब आप लोग को मैं बताता हूं कहां पर क्या वैल्यू है। मेरे भाई यहां भूमध्य रेखा में रेडियस मैक्सिमम है, इसीलिए ध्यान रखना यहां पर भूमध्य रेखा में जी कैसा होता है? मिनिमम है। पोल पे रेडियस मिनिमम है, इसीलिए बताइए यहां पर जी कैसा होता है? सर यहां पर जी मैक्सिमम होता है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे ये रेडियस की वजह से जी के मान में क्या परिवर्तन आ रहा है। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई है? तो ध्यान रखना पोल पे जी का मान मैक्सिमम होता है और भूमध्य रेखा पे जी का मान मिनिमम। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल मेरा यह है, अगर मैं यहां पर 3 पॉइंट ले लूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर 3 बिंदु दिखाए हैं। सर पहला बिंदु मेरा ए है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु सी है। मेरे भाई इन बिंदुओं पर आने वाला गुरुत्वीय त्वरण GA, GB और GC है। समझ रहे बात को? मैंने यहां पर 3 बिंदु लिए। पहला बिंदु बताइए कौन सा है? सर CBT 1 में क्वेश्चन आते हैं, CBT 2 में क्वेश्चन, क्या कमेंट कर रहा हो भैया? नंद किशोर जी है। कमेंट ऐसा कीजिए मैं पढ़ के समझ तो सकूं कि आप क्या बोल रहे हो भाई। पढ़ने में इतना समय चला गया यार, पहले पढ़ लीजिए। तो मैंने आपसे कहा कि ये 3 बिंदु ABC हैं। आप मुझे बताइए इन 3 बिंदुओं में से किस पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा, किस पर कम, किस पर बराबर होगा? तो कहना आप अगर इन 3 बिंदुओं को गौर से देखिए तो ये 3 बिंदु में ए बिंदु पोल के नजदीक है, तो जो बिंदु पोल के ज्यादा नजदीक होगा वहां त्वरण ज्यादा होगा ना, है पोल के ज्यादा। इसीलिए बच्चों यहां पर GA ज्यादा होगा, उससे कम GB और उससे कम कौन सा होगा? GC। जो बिंदु पोल के ज्यादा नजदीक होगा याद रखना वहां पर आने वाला गुरुत्वीय त्वरण हमारा ज्यादा होगा। ओके, एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। जी के मान में परिवर्तन और किसकी वजह से? शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार की वजह से सबको क्लियर हो गया। बता दो जल्दी से एक बात। चलो दूसरा फैक्टर मैंने क्या बताया था? रोटेशन ऑफ अर्थ। हरा, आप रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में समझो क्या है। हरा बच्चों रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में सुन लीजिए। आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष के अबाउट रोटेट करती रहती है। हरा रोटेट करती रहती है, और बच्चों एक ओमेगा से रोटेट करती है। ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है, कोणीय वेग निकालने का फॉर्मूला होता है 2π/T। आपको पता है पृथ्वी अपना एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट करती है? तो कहना मेरे भाई पृथ्वी अपना एक रोटेशन जो है वो 24 घंटे में कंप्लीट करती है। 24 घंटे में। अगर यही 24 उठा के यहां रख दें तो बच्चों 24 यहां उठा के रखेंगे तो π/12 ये इसका कोणीय वेग आ जाएगा, लेकिन इसका मात्रक जो होगा वो रेडियन प्रति आवर होगा। रेडियन प्रति आवर होगा, है ना। गौतम कुमार मैं बहुत जल्दी PDF भेज दूंगा, और PDF कॉम्प्रेस हो रही है, छोटी हो रही है ना। तो मेरे भाई मैंने आपसे कहा कि आवर्त इसका जो एक घूर्णन में लगा समय वो 24 घंटा होता है। 24 को यहां रख दीजिए तो π/12 रेडियन पर आवर होगा। अब दूसरी बात सुनो मेरे भाई, ये बताइए ये हमारा क्या होता है? सर ये हमारा होता है भूमध्य। ये वाली जो लाइन होती है इसको बताइए क्या नाम से जाना जाता है? भूमध्य। और ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं सर? सर इसको बोला जाता है ध्रुव यानी पोल। मान लीजिए कोई बच्चा जो है इस तरीके से इस पॉइंट पे खड़ा है। मान लीजिए ये एक चुन्नू है और चुन्नू इस तरह से खड़ा है। भाई पृथ्वी के बाहर कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो बच्चों ये जो चुन्नू है इसका नाम क्या है? सर इसका नाम है चुन्नू। तो बच्चों मेरे ये जो चुन्नू है, ये चुन्नू हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है सर ये एंगल हमारा बोला जाता है लैम्डा, है ना। ये जो लैम्डा वर्ड यूज किया, इस लैम्डा को बताइए हम क्या नाम से जानते हैं? सर इस लैम्डा को हम बोलते हैं अक्षांश। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इस अक्षांश का नाम है लैटिट्यूड। क्या नाम है इसका? तो कहना इसका नाम है लैटिट्यूड। ओके, तो बच्चों अब गौर से देखिए, सर ये अक्षांश लैम्डा का जो मान है वो भूमध्य रेखा के लिए तो मेरे भाई 0 है,
लेकिन अगर ध्रुवोत्तली पूछा जाए तो इस लैटिट्यूड का मान कितना होता है सर? लैटिट्यूड का मान होता है 90 डिग्री। तो भूमध्य रेखा के लिए 0 और ध्रुव के लिए लैम्डा का मान 90 होता है। अब आप खुद सोचो, देखो होगा क्या ना, मान लीजिए ये जो पृथ्वी है ये थोड़ा तेज घूमने लगी, पहले धीरे धीरे घूम रही थी ऐसे, फिर तेज घूमने लगी। बच्चों जैसे ये तेज घूमेगी तो इस पर लगने वाला सर, इस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तेज घूमते समय ओमेगा ज्यादा हो जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा बाहर की ओर, और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ बढ़ गया तो अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो हमारा mg होगा तो कहीं ना कहीं उस mg का मान सर, उस g का मान कम हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं है ना? तो अगर आपने ओमेगा का मान बढ़ाया, देखो पहले धीमे धीमे घूम रहा था, कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी तेज घूमी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर करेगा और जी का मान कम हो जाएगा। तो यहां पर दो बातें याद कर लो, यहां पर दो बातें। पहली बात, ओमेगा बढ़ाने से, स्पीड बढ़ाने से जी का मान घट जाता है, और स्पीड घटाने से मेरे भाई जी का मान बढ़ जाता है। तो रोटेशन की वजह से जी के मान में क्या परिवर्तन आता है सर? रोटेशन की वजह से जी का मान में क्या परिवर्तन है वो मैंने आपको बताया, क्लियर है? लेकिन अगर यही चुन्नू सर, यही चुन्नू जो है ये ध्रुवों पर खड़ा होता, पोल पे खड़ा होता, तो देखो अगर यही चुन्नू पोल पे खड़ा होता तो मेरे भाई स्पीड चाहे धीरे धीरे नाच रही थी चाहे तेज तेज नाच रही थी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये पोल पे खड़ा होगा उस समय रेडियस का मान 0। देखो इसकी रेडियस क्या बनेगी मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से देखिए ना सर, इसके घूमने की, इसके नाचने की रेडियस क्या बनेगी है सर? ये बनेगी इसके घूमने की रेडियस, ये बनेगी इसकी रेडियस, ये इसके घूमने की, ये है स्मॉल आर, है ना? लेकिन जैसे ये पोल पे जाएगा तो स्मॉल आर का मान, त्रिज्या का मान क्या सर? त्रिज्या का मान पोल के लिए 0, तो पोल के लिए क्या होता है ये हर जगह के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ओमेगा बढ़ाइए या फिर ओमेगा घटाइए मेरे भाई जी का मान कांस्टेंट रहेगा। ये बात कहां के लिए सही है तो कह देना ओमेगा बढ़ाइए ओमेगा घटाइए जी का मान कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई। ये बात कहां के लिए सही है? ये बात है पोल के लिए, ये बात पोल के लिए सही है। लेकिन ये बात कहां के लिए सही है तो कह देना ये बात सही है पोल को छोड़कर। पोल को छोड़कर जितने भी बिंदु है हर बिंदु के लिए ये बात सही है, लेकिन ओमेगा बढ़ाने ओमेगा घटाने से जी का मान कांस्टेंट रहेगा सर। ये बात सिर्फ पोल के लिए सही है, ठीक है? पहले आप लोग मुझे, मैं लास्ट में सारे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, पहले आप मुझे ये बताइए यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है? अब फॉर्मूला सुनिए बच्चों, ओमेगा की वजह से, ओमेगा बढ़ाने और घटाने की वजह से, ओमेगा बढ़ाने और घटाने की वजह से जो जी डैश का फॉर्मूला आता है, याद रखना इस जी डैश का फॉर्मूला होता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। याद रखना ओमेगा बढ़ाने घटाने की वजह से जी डैश का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। सारे टर्म आपको पता है, आर ई पृथ्वी की रेडियस, ओमेगा कोड़ी वेट है, और लैम्डा, लैम्डा के बारे में आपको पता है। बस जब भूमध्य रेखा की बात होगी तो लैम्डा का मान 0 रख देना, ध्रुव की बात होगी तो लैम्डा का मान 90 रख देना, क्लियर है? तो आपको फाइनली पता चला कि ओमेगा बढ़ाने घटाने से जी के मान में क्या फर्क आता है पोल को छोड़कर, ओमेगा बढ़ाने घटाने से जी के मान में क्या फर्क आता है पोल पर। इसलिए दो बातें अलग अलग हो गई है ना। चलो अब आ रही है बच्चों, दो वाले केस और बाकी थे। एक ऊंचाई बढ़ाने वाला, अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, बहुत मजा आएगा। एक ऊंचाई बढ़ाने वाला और दूसरा गहराई में जाने वाला। देखो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है ना, ये अर्थ है बच्चों, अर्थ की ये सतह है, सतह पे आने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी है, सतह पे आने वाला गुरुत्वीय त्वरण कितना है जी। ले अगर आप लोग सतह से कितनी ऊंचाई पर चले जाते हो, मान लीजिए सतह से h ऊंचाई पर चले गए, सतह से कितनी ऊंचाई पर चले गए, h ऊंचाई पे चले गए बच्चों। h ऊंचाई पे जाने पर जो नया बिंदु आता है, इस नए बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या मान लो, जी डैश। अब क्या होगा सर, कैसे निकाला जाएगा है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो नया बिंदु है, यानी जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो ऊंचाई पे जाने पर जो जी डैश का फॉर्मूला आता है वो ध्यान रखना, जी ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन आर या आर ई की पावर -2।
मेरे भाई अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं, जब भी कभी आप ऊंचाई बढ़ाएंगे तो ऊंचाई बढ़ाने पर हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ऊंचाई बढ़ाइए जी का मान घटेगा, लेकिन ऊंचाई पर जी का मान निकलेगा कैसे? तो एच ऊंचाई पर जी डैश बराबर, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। ओके, चलो गहराई में आते। मान लीजिए आप अर्थ की सतह पे हैं और अर्थ की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, कितना है, जी। आपसे बोला दिया कि आप किसी भी गहराई पर चले रहे। देखो गहराई पर जाने का मतलब जैसे कोयले की खान है, आप अंदर पृथ्वी के चले रहे हैं, आप जो है क्या बोलते हैं, किसी ज्वालामुखी के अंदर चले रहे। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप डी गहराई चले रहे, कितना गहराई पर चले रहे, डी गहराई पर। तो बच्चों जब गहराई पर जाते हैं तो बताइए यहां पर नया गुरुत्वीय त्वरण जी डैश कितना होगा। तो सुनिए, अगर मेरे भाई आप गहराई पर चले रहे हैं, गहराई पर अंदर की ओर, तो ध्यान रखना गहराई में भी जाने पर जी का मान घटता है। तो चाहे आप ऊंचाई पे जाइए, चाहे आप गहराई पे जाइए, दोनों कंडीशन में जी घटता है। और गहराई में जाते जाते जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो याद रखना जी का मान 0 हो जाता है। समझ रहे हैं, है ना। लेकिन गहराई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों ध्यान रखना गहराई पे जी डैश बराबर फॉर्मूला होता है जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर ई, है ना। तो 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए होता है सर, ये फॉर्मूला हमारा होता है गहराई के लिए। ओके, तो आप जल्दी से पहले एक बार कमेंट करके मुझे बताओ दोनों फॉर्मूले आपके रिवीजन हुए कि नहीं हुए। एक तो जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2, गहराई में जाने पर क्या होता है, जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर ई। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों यही हमारा, बस इतना ही हमारा गुरुत्वीय त्वरण का कॉन्सेप्ट है ना। अब है क्या ना, जितना भी जो कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया उन सभी पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी तो हमें समझना है मेरे भाई। चलिए अब जल्दी जल्दी मेरे पास 10 से 12 क्वेश्चन है, फटाफट अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर है। चलो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो बताइए पृथ्वी का माध्य घनत्व क्या है। घनत्व पूछ रहा है, हरा स्मॉल जी के पदों में। तो याद करो स्मॉल जी के पदों में मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था, 4/3 पाई रो कैपिटल जी आर ई था ना। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा वो क्या पूछा सर, डेंसिटी पूछी है, रो का मान पूछा है, बता दो। तो रो का मान हो जाएगा ऊपर 3g है, नीचे 4 पाई कैपिटल जी आर ई। देख लो, तो जो आपका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मूले पर बेस हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सवाल। और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, कमेंट आप लोग करते रहिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं, है ना। क्योंकि थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट टाइम ये लीजिए, ये वाला सवाल देखिए, कैथन और रीजन वाला सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। अब थोड़ा सेशन में एकदम लाइक भी कर दीजिए, है ना। बच्चों इन्होंने बोला है कथन और रीजन, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पृथ्वी के अंदर सभी बिंदुओं पर समान होता है। ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ओके बच्चों, ये रहा पृथ्वी का सेंटर सी। अब अगर मैं अंदर पृथ्वी के अंदर 3-4 बिंदु ले लूं, पहला बिंदु मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, दूसरा बिंदु मैंने 2 ले लिया, तीसरा बिंदु मैंने 3 ले लिया। पृथ्वी के अंदर मैंने 3 बिंदु ले लिए, तो क्या इन 3 बिंदुओं पर त्वरण समान होगा, बताइए। हाँ, तो मेरे भाई आप कहना सतह पर जी का मान मैक्सिमम होता है, सेंटर पे जी का मान 0 होता है, तो क्या 1, 2, 3 बिंदुओं पर जी का मान समान होगा? नहीं सर, जो बिंदु सेंटर के नजदीक है वहां जी कम, 3 सतह के नजदीक है इसलिए 3 बिंदुओं पर जी ज्यादा। तो पहला वाला पॉइंट बोला जा रहा था गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पृथ्वी के अंदर, हरा पृथ्वी के अंदर सभी बिंदुओं पर समान होता है। गलत सर, पृथ्वी के बिंदु पर अंदर सभी बिंदुओं पर समान नहीं होता, गलत है। अगला देखिए, जब आप पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं, केंद्र की ओर जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण बढ़ता है, गलत, यह भी गलत हो रही है। बताइए अगर आप यहां से केंद्र की ओर आए जाएंगे तो जी का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे सर जी का मान तो घट रहा है ना। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए
ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, डी वाला आंसर होगा। बोलो बोलो जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो। अब ये वाला सवाल देखिए, कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। सवाल देखिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ घटता है। इन्होंने बोला है कि जब आप ऊंचाई पे जाते हो या आप गहराई पे जाते हो, दोनों कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ घटता है। सर ये बात एकदम सही है, चाहे आप ऊंचाई पे जाइए चाहे गहराई पे जाइए, सर जी का मान तो घटना है, स्क्वायर नहीं होगा। सर कहां, कौन से बात कर रहा भाई संतोष है। चलो अगला पॉइंट देखिए, यदि ऊंचाई और गहराई पृथ्वी की सतह से दो बिंदु के बराबर है, मतलब क्या है, जैसे कि पृथ्वी है, आपने पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर गए और एक बिंदु लिया ए है, और पृथ्वी की सतह से नीचे आए 10 किलोमीटर, दूसरा बिंदु लिया बी, तो उन बिंदुओं पर त्वरण समान होगा। बताइए बात सही गलत है। तो मेरे भाई ये वाला उत्तर जो है पूरी तरह से गलत है। क्या जितना आप ऊंचाई पर जाते हो उतना गहराई पर जाने पर त्वरण समान मिलता है? चेक कर लेते हैं ना। मान लीजिए आप h बराबर r ऊंचाई पे गए, तो g डैश का मान g ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2 से निकाल लीजिए। और मान लीजिए आप उतनी गहराई पर गए, d बराबर r, तो d बराबर r गहराई पर गए हैं, तो g डैश बराबर g ब्रैकेट में 1 माइनस d अपॉन r से निकाल लीजिए। मेरे भाई जितना ऊंचाई पे गए हो और उतना ही गहराई पे गए हो, तो दोनों से मिलने वाला त्वरण क्या समान हो रहा है, देखो। तो बच्चों मान लो इतनी गहराई पर जाते, डी का मान r रखते, तो डी का मान r रखने से g डैश कितना आएगा, 0। लेकिन यहां h का मान r रखते, देखिए सर h का मान r रखने से g डैश बराबर g/4 आएगा। तो अगर आप ये लॉजिक कह रहे हो कि जितना आप ऊंचाई पर जाते हो और जितना आप गहराई पर जाते हो, दोनों ही कंडीशन में जो बिंदु मिलते हैं त्वरण समान होता है, नहीं सर गलत है सर। तो जो आपने स्टेटमेंट दिया ना उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है, ये लो बताइए इस सवाल का आंसर दीजिए। तो एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो फटाफट, और जरूर अभी तक लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए। समझ में आ रहा है सबको? और सारे बच्चे कमेंट कीजिए जो कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं वो भी। पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण जी है, पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर बताइए त्वरण का मान क्या है। सर ऊंचाई पे जा रहे हैं ना, ऊंचाई पे, तो मेरे भाई ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो बताइए जी डैश बराबर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जी ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। अरे भाई आप ऊंचाई पे जा रहे हो। चलो भाई जी डैश की वैल्यू पूछी जा रही है, तो अगर मैं मेरे भाई जी डैश का मान पूछूं, जी h का मान कितना है 32 किलोमीटर, और मेरे भाई पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर की पावर -2, ऐसे ही करेंगे। सर सीबीटी 1 में इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आता है या सीबीटी 1 में, सर सीबीटी 1 में नंद किशोर इतनी बार तुमने, फिर मैं कह रहा हूं, अरे मेरे भाई कमेंट ध्यान से लिख यार, ऐसा लिख कि मैं समझ पाऊं, लैंग्वेज ढंग से यूज कर है, शब्दों को आसान बनाइए। अरे बड़ा नहीं, मैं भी आपको बड़ा ऐसे पढ़ाने लगूं, कुछ तुम्हें समझ में आएगा, आसान बनाइए शब्दों को, है ना। चलो तो 32 को अगर हमने यहां से देखिए 6400 से कैंसिल कर दिया, तो 32 दूनी 64 200 हो जाएगा। तो आप बताइए जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी ब्रैकेट में 1 प्लस 8/200 की पावर -2। बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तो -2 का मल्टीप्लाई आगे हो जाता है। बच्चों 8/200 बहुत छोटा है, और 8/200 बहुत छोटा है, यही रीजन है कि हम लोगों को यहां पर -2 का मल्टीप्लाई आगे करना होगा, तो ये 2/200 हो जाएगा, 2/200। अब बताओ ये 2/200 8/100 है, एक प्रकार से 1 माइनस 8/100 99/100, तो बताइए जी डैश बराबर हो जाएगा 0.99 जी, 0.99 जी। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, सर बी वाला आंसर इस सवाल का सही आंसर होगा।
है ना। तो कई बार ऐसे सवाल भी आएगा जिसमें पावर को हमें आगे करना होगा, तो पावर को जिसमें आगे करना होगा मेरे भाई वाला क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, देखो पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर बिंदु पर जहां पर वृत्तीय त्वरण का मान 8% हो जा रहा है, 8% हो जा रहा है मेरे भाई, तो आप एक फॉर्मूला और भी याद कर लो। पहले तो जब हम लोग पावर का आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर का आगे मल्टीप्लाई कर देने से फॉर्मूला जो है वो 1 - 2h/r ये भी हो जाता है। अरे पावर का आगे मल्टीप्लाई कर देने से फॉर्मूला 1 - 2h/r। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर बिंदु की ऊंचाई जहां पर वृत्तीय त्वरण का मान इसके मान का 8% हो जाता है। मतलब मेरे भाई जी डैश का मान 8% है, तो जी डैश अगर 8% है, जी डैश हमारा कितना परसेंट है, 8% है, हरा, तो इसका मतलब जी की वैल्यू को 100 लेना होगा। और जैसे आपने कहा कि जी की वैल्यू 100 है, तो जी डैश हमारा 8 हो गया। ओके मेरे भाई ये सवाल डायरेक्ट सॉल्व होगा, ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ये सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो जी डैश को आपने 8% लिया, तो हमने इसको 8/100 कर दिया, है ना, 8% हो गया। बच्चों यहां पर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 1 + h/r की पावर -2। ठीक है, चलो बताओ, अब बताइए अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो यहां 8/10 और यहां अंडर रूट ले लूं तो यहां पर अंडर रूट हो जाएगा 1 + h/r की पावर -1। पावर -2 उल्टा करना है, तो माइनस उल्टा करना है, तो उधर तो माइनस को प्लस बना दो, और यहां जैसे उल्टा करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो 101% h बराबर जो है वो कितना आ जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो h बराबर हमारा 9r। सर h बराबर 9r, ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर सही है। राजेश क्या नहीं समझ में आया भाई, पावर आगे क्यों होती है? मेरे भाई पावर आगे इसलिए होती है, पावर आगे इसलिए होती है, जो कि मैंने पिछले वाले सवाल में किया था। सुनो, ये जो वैल्यू है ना 8/200, जब ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तब पावर आगे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर ये वैल्यू छोटी है तो उतना ही सेम रिजल्ट आता है जितना की पावर आगे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अगर वैल्यू बड़ी होती है तो पावर आगे मल्टीप्लाई नहीं होती। ओके भैया, चलो आगे ये लीजिए। अब ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग मुझे होमवर्क में करके दिखाना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट दिया वो सारा कुछ जो है आप इससे क्लियर कर सकते हो। ठीक है।